यदि आप किसी आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी में काम कर रहे हो तो आपके कंपनी के सिस्टम को देखने के लिए, चाहे वो सिस्टम आपका क्यूएमएस का हो, ईएमएस का हो या फिर आईएटीएफ का हो, उस सिस्टम को ऑडिट करने के लिए सर्टिफिकेशन बॉडी से ऑडिटर आते हैं जो कि आपके सिस्टम को ऑडिट करते हैं। यदि ऑडिट के बाद उन्हें सब कुछ ठीक ठाक मिलता है और वो सेटिस्फाइड होते हैं तो आपको, आपकी कंपनी को वो आईएसओ सर्टिफिकेशन के लिए रिकमेंड कर देते हैं। इनकेस यदि वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, उन्हें लगता है कि कंपनी का काम इस स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं हो रहा है, तो फिर कई बार वो रिजेक्ट भी कर देते हैं। इसके अलावा आपकी अपनी कंपनी के अपने सिस्टम को ऑडिट करने के लिए इंटरनल ऑडिटर भी होते हैं जो कि एक ऑडिट शेड्यूल के हिसाब से क्रॉस फंक्शनल ऑडिट करते हैं। तो ये ऑडिट कैसे किया जाता है, एक अच्छे ऑडिटर में क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, इन सब बातों के ऊपर मैं ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप इसे पसंद कीजिएगा। यदि आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय लेते हुए कार्यक्रम शुरू करते हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार साथियों, आईएसओ सिस्टम पार्ट 6 के इस प्रोग्राम में मैं जगदीश चौबे आप सबका अपने चैनल जगदीश चौबे पे स्वागत करता हूं। जैसा कि इस प्रोग्राम के स्टार्ट में, इंट्रो में ही मैंने आपको बताया, ये प्रोग्राम बेसिकली एक अच्छे ऑडिटर के लिए है। आपको ऑडिट कैसे करना है और यदि आपने अच्छी ऑडिट करनी है तो उसके लिए आपके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसके बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो चलिए देखते हैं क्या कंटेंट है। देखिए इस फ्लैशबैक, इससे पहले मैं 5 वीडियो रिलीज कर चुका हूं आईएसओ सिस्टम के अंतर्गत। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 सबके सब्जेक्ट लिखे हुए हैं। और पार्ट 6 जो अब मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं वो है हाउ टू डू ऑडिट, और ऑडिट अच्छा करने के लिए ऑडिटर के अंदर क्या क्या अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए उसके ऊपर मैं बात करूंगा। एक अच्छे ऑडिटर के लिए अच्छे गुणों का होना बहुत आवश्यक है। तो वो क्या क्या क्वालिटीज़ हैं? देखिए, पहली क्वालिटी है गुड नॉलेज अबाउट द स्टैंडर्ड, दूसरी है डिसिप्लिन, तीसरा है पोलाइट बिहेवियर होना चाहिए, चौथा है नो टाइम वेस्टिंग, पांचवा गुड कम्युनिकेटर, चाहे वो रिटर्न हो या वर्बल हो। देन ही शुड बी वेल प्रिपेयर्ड, तैयारी अच्छी करके आनी चाहिए उसे, और फैक्ट फाइंडर हो, ओपिनियन पे ना जाए, और लास्ट जो है वो इम्पार्शियल। ये 8 गुणों का होना बहुत ज़रूरी है यदि आप एक अच्छा ऑडिटर बनना चाहते हैं और एक अच्छा ऑडिट करना चाहते हैं, तो आपके अंदर इन क्वालिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। तो पहली क्वालिटी जो मैंने डिस्कस की है वो नॉलेज। ही शुड बी नॉलेजेबल, वो आपका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। गुड नॉलेज ऑफ द स्टैंडर्ड, वेदर क्यूएमएस, ईएमएस और आईएटीएफ, चाहे वो आपका स्टैंडर्ड क्यूएमएस का हो, ईएमएस का हो, चाहे आईएटीएफ का हो, आपको उस स्टैंडर्ड का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस क्लॉजेज एंड सब क्लॉजेज, उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से जो भी उसके क्लॉजेज, सब क्लॉजेज हैं और जो खास इशूज़ हैं उसका बहुत अच्छा आपको नॉलेज होना चाहिए। शुड बी एबल टू कोरिलेट ऑब्जर्वेशन विद क्लॉज रेफरेंस, आपकी नॉलेज इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जो भी आप ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग ऑडिट करते हैं उसको आप क्लॉज से रेफर कर सकते हैं, उस स्टैंडर्ड के क्लॉज से, कि इस क्लॉज का ये रेफरेंस था और इस रेफरेंस के अगेंस्ट में मेरे को ये ऑब्जर्वेशन मिल रही है। तो आपका नॉलेज यदि अच्छा होगा तभी आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। और चौथा जो है वो ओवरऑल वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड कस्टमर रिलेटेड इश्यूज। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हैं और जिस सिस्टम से ऑडिट कर रहे हैं, थोड़ा सा उस ऑर्गेनाइजेशन की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, और उससे रिलेटेड जो कस्टमर है जो कि उससे इफेक्टेड होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इनका बनाया हुआ माल या सर्विसेज जो भी होंगी वो सारी कस्टमर के पास जाती हैं। तो किस तरह के कस्टमर हैं, क्या उनका स्टैंडर्ड है, ये भी आपका जानना जरूरी है। तो एक अच्छे ऑडिटर के लिए इन चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब
दूसरा पॉइंट था डिसिप्लिन, रिपोर्टिंग एट राइट टाइम एंड स्टिकिंग टू द ऑडिट शेड्यूल। ये बहुत ज़रूरी है। यदि आप ऑडिट करते हैं तो जो टाइम आपका शेड्यूल है उसके हिसाब से आप मेंटेन कीजिए। जैसे आपके पहुंचने का टाइम यदि 9 बजे है तो आप 9:30 मत पहुंचिए। यदि आप ही आधा घंटा लेट हो जाएंगे तो आप अपना टाइम भी ख़राब कर रहे हैं और ऑडिटी का भी टाइम ख़राब कर रहे हैं। इसीलिए जो टाइम शेड्यूल है, या ड्यूरिंग ऑडिट भी, चाहे वो ओपनिंग मीटिंग हो, चाहे वो क्लोजिंग मीटिंग हो, या ड्यूरिंग ऑडिट करते समय भी जो आपका टाइम शेड्यूल है उसको आप मेंटेन कीजिए प्रॉपरली। तो आपका डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। पोलाइट बिहेवियर, ही शुड बी हम्बल एंड पोलाइट इन डीलिंग विद पीपल। दिस विल रिमूव द फियर ऑफ ऑडिटीज एंड वुड बी ओपन टू आंसर एनी क्वेरी। आपका एक नम्र स्वभाव का होना, मतलब आप बहुत पोलाइट आपका बिहेवियर होना चाहिए। ऑडिटी आपको देख के डरे ना कि भाई ऑडिटर आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उससे एक ढंग से मिलिए, बहुत पोलाइटली मिलिए, हम्बल वे में मिलिए, और उसे ये महसूस नहीं होने दीजिए कि आप उसके ऊपर कोई अथॉरिटी लेके आए हुए हैं और आपके सिस्टम को उसमें से खामियां निकालने के लिए आए हुए, बल्कि उनको ये दिलासा दिलाइए कि यदि थोड़ी बहुत कुछ कमियां हैं तो आप कैसे उसको इम्प्रूव कीजिएगा। इसके लिए हम आपके पास आए हुए हैं, आपकी सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। क्योंकि ये जो ऑडिटर जो शब्द है, ये ऑडिटर शब्द से ही एक अथॉरिटी की महसूस होता है। सीधे ऑडिटर नहीं, जिस भी शब्द में TOR यदि लगा हुआ है तो एक अथॉरिटी का सूचक होता है। जैसे मैं बताऊं, डायरेक्टर, इंस्ट्रक्टर, इंस्पेक्टर, डिमॉन्स्ट्रेटर, कलेक्टर, ये सारे भी है। इनमें सबके शब्दों के एंड में TOR लगा हुआ है। तो चूंकि ऑडिटर में भी TOR लगा हुआ है तो इससे लगता है कि बहुत बड़ी कोई अथॉरिटी आ गई है। तो ये फीलिंग ऑडिटी के मन में नहीं आनी चाहिए। आप इस ढंग से उसके साथ पेश आइए। इसके बाद चौथा पॉइंट था नो टाइम वेस्टिंग एक्टिविटी। जैसे ही शुड नॉट बी ए टाइम वेस्टर एंड शुड स्ट्रिक्टली अडेयर टू हिज शेड्यूल। ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी आप टाइम टेबल बना के आते हैं, खास करके आपने देखा होगा कि जब आप ऑडिट करने जाते हैं तो जहाँ पे आप ऑडिट करते हैं वो ऑडिटी जो है आपको स्टार्टिंग में ही जैसे वेलकम करता है, फिर चाय पानी के लिए पूछता है, और कई बार तो उसमें आधा घंटा भी आपका ख़राब हो सकता है। तो आप इस चीज़ को बहुत डिसिप्लिन वे में रहिए कि हार्डली 5 या 10 मिनट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जो आप भक्त करनी है भैया 5-10 मिनट के भीतर कर लो, और ये नहीं कि आप हमारा भी आधा घंटा टाइम खराब करो। क्योंकि यदि आपको मान लीजिए 5 घंटे ऑडिट करना है तो आपके पास रह कितने गए? 4.5 घंटे। अब 4.5 घंटे में आपका इफेक्टिव ऑडिट होगा कि नहीं होगा ये कहना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कोई भी टाइम वेस्टिंग एक्टिविटी आपकी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद है गुड कम्युनिकेटर। कम्युनिकेटिंग स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, चाहे वो वर्बल हो चाहे रिटर्न हो। वर्बल में जैसे आप जहाँ भी ऑडिट करने जाते हैं तो लेवल ऑफ है, जैसे आप हायर लेवल पे बात करते हैं, यदि उनका इंग्लिश कम्युनिकेशन सही है तो आप इंग्लिश में बात कीजिए। लेकिन जब आप लोअर लेवल पे जाते हैं, ऑपरेटर पे जाते हैं, सुपरवाइजर पे जाते हैं और एक हिंदी स्पीकिंग एरिया में जाते हैं, तो फिर आपको वर्बल लैंग्वेज जो है आपकी वो हिंदी ही होनी चाहिए, ताकि जो आप उसको प्रॉपरली कम्युनिकेट कर सकें। नॉट ओनली हिंदी, यदि आप रीजनल लैंग्वेज भी जानते हैं, आप बॉम्बे साइड में जाते हैं या मराठी रीजन में जाते हैं, आपको मराठी आती है तो बहुत अच्छी बात है। तेलुगु में जाते हैं, तेलुगु आती है तो बहुत अच्छी बात है। जरूरी नहीं है, लेकिन ये यदि जानते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। इसीलिए आपका वर्बल कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए और रिटर्न भी आपका बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए। उसकी वजह क्या है कि जब आपका रिटर्न कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो इट विल हेल्प इन राइटिंग ऑब्जर्वेशन इन ऑडिट, good written communication helps in writing observation in the audit, correlating the reference clauses of the standard and finally writing NC। ये बहुत ज़रूरी है। यदि आपका रिटन कम्युनिकेशन अच्छा है तो आप अच्छी तरह से ऑब्जर्वेशन को आप राइटिंग रिपोर्ट में लिख सकते हैं, और यदि फाइनल रिपोर्ट बनानी हो, NC बनानी हो, तो उसके लिए आपका रिटन कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। सो ये दोनों चीज़ें आपकी अच्छी होनी चाहिए। वेल प्रिपेयर्ड, आपका ऑडिट से पहले, जहाँ भी आप ऑडिट करने जाएं, ऑडिट से पहले आपका प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। यदि आप अच्छी तरह से प्रिपेयर होकर जाएंगे तो आप अच्छा ऑडिट कर पाएंगे। अ गुड ऑडिटर मस्ट बी वेल प्रिपेयर्ड बिफोर गोइंग फॉर ऑडिट। ओके,
Auditor must prioritize which, what, how, and records of any process or activity of the plant or department with consideration of external or internal customer, depending on whether he is auditing as external or internal auditor. देखिए, ऑडिटर का जब आप जाएं तो आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ की प्रायोरिटी है, क्या आपने देखना है, कहाँ देखना है, कैसे देखना है, रिकॉर्ड्स में देखना है या लोगों से बात करके देखना है। जो भी चीज़ें हैं, कैसे इसको ऑडिट करना है, इसके लिए आपके पास पूरी तैयारी होनी चाहिए। चाहे आप इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, आपके उस डिपार्टमेंट के बारे में, उसकी एक्टिविटी और उन चीज़ों का ज्ञान होना जरूरी है और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके पास अलग से नोट होने चाहिए। पहले टाइम में ऐसा होता था कि जब भी ऑडिटर आता था तो पहले सर्टिफिकेशन बॉडी को एक कॉपी भेजी जाती थी, जो भी क्वालिटी मैनुअल होता था, तो वो पहले उस क्वालिटी मैनुअल के थ्रू जाता था, देख लेता था और उसके बाद से वो अपने हिसाब से तैयारी करके आता था कि हाँ मुझे ऑडिट करना है, क्या क्या चीज़ें मुझे देखनी है। आजकल तो बना बनाया ऑडिट शेड्यूल भी मिल जाता है, लोग उसको फॉलो करते हैं। लेकिन जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो थोड़ी दूसरे किस्म की है। इसको यदि आप पर्सनल लेवल पे अपने यूज़ कीजिएगा तो आपको आगे चल के बहुत फ़ायदा होगा। जो रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो आपकी गाइडलाइंस के लिए ही हैं, उनके हिसाब से तो आपको चलना ही है। लेकिन कैसे चलना है वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ एज ए पर्सनल लेवल पे कि आप उसको कैसे फॉलो करें उन चीज़ों को, चाहे आप एक्सटर्नल ऑडिटर हो या इंटरनल ऑडिटर हो। अ गुड ऑडिटर मस्ट हैव ए चेकलिस्ट फॉर इफेक्टिव ऑडिटिंग। आपके पास एक चेक लिस्ट का होना, ये जो मैं बता रहा हूँ ये एक पर्सनल लेवल पे चेकलिस्ट बनाते हैं, इसका कहीं किताबों में जिक्र नहीं होता है, लेकिन आपको एक अपने लेवल पे बनाना पड़ता है आपके अपने सुविधा के लिए। एग्जाम्पल के तौर में आपको दिखा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है प्रिपरेशन। मान लीजिए आप ISO 9001:2015 इसका ऑडिट करने जा रहे हैं किसी प्लांट का, और आप एक पर्टिकुलर क्लॉज को ऑडिट कर रहे हैं जिसका कि क्लॉज नंबर है लीडरशिप। वैसे तो इस ISO 9001:2015 में टोटल मेन क्लॉजेज जो है वो 10 हैं, लेकिन आप जो अपनी तैयारी के हिसाब से जा रहे हैं कि क्लॉज नंबर 5 का आप ऑडिट करेंगे जो कि लीडरशिप से रिलेटेड है, तो आपको उसके लिए प्रॉपर टाइमिंग अलॉट करना पड़ेगा। जैसे टोटल मार्क्स मान लीजिए उसके 50 हैं और टोटल टाइम आपको 60 मिनट्स में, 1 घंटे के भीतर आपने इस लीडरशिप का ऑडिट करने का है। ठीक है, तो अब आप कैसे करेंगे, ये मैं जो आपको पर्सनल लेवल बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपको अपने पास एक डायरी में लिख के रखनी चाहिए जो आपको रिटर्न मिलता है उसके अलावा। तो अब इसमें देखिए 5.1 जो है लीडरशिप एंड कमिटमेंट, इसमें दिया हुआ है जनरल, ये A to G पॉइंट्स है, करीब करीब 7 पॉइंट है इसमें। अब इसको आपको यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि जो भी क्लॉज आप देख रहे हैं उसकी इम्पोर्टेंस क्या है इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन में, इन टर्म्स ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन में, कस्टमर कंप्लेन को रिड्यूस करने में, सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। उसके हिसाब से आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ती है। तो इसमें आपने डिसाइड कर लिया कि 5.1.1 जिसमें कि 1 से लेकर 7 क्लॉज हैं, आप 25 मिनट दीजिएगा और टोटल टाइम इसमें 25 मार्क्स का रहेगा आपका और टोटल टाइम भी 25 मिनट का रहेगा। तो 25 मार्क के लिए आप टाइम 25 मिनट आपने दिया हुआ है। तो A to G में, हालांकि मैं डिटेल में मैंने लिखा नहीं है, लेकिन इसमें भी आपको जो 2-4 पॉइंट देखने होंगे जो कि आप 25 मिनट के भीतर अच्छी तरह से चेक कर सकते हैं, उसको आप चेक कीजिए। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है 5.1.2 कस्टमर फोकस, इसमें आपको A to C 3 सब क्लॉजेज हैं। अब इसमें भी आपको जो पहली प्रायोरिटी आती है उसके हिसाब से आपने टोटल डिसाइड किया कि इसमें मैं 15 मार्क का इसका रहेगा और इसमें मैं 20 मिनट का टाइम दूंगा। तो अब 20 मिनट के भीतर आपको A to C क्लॉजेज के जहाँ तक जितना डिटेल देख सकते हैं आप देख लीजिए, चाहे वो रिकॉर्ड में देखिए, चाहे वो आदमियों से पूछ के देखिए, जो भी चीज़ है जो इस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड है वो आप कीजिए, उसी हिसाब से ऑडिट कीजिए। इसके बाद है 5.2, इसमें जो 5.2.1 है वो है, उसमें A to D सब क्लॉजेज हैं, इस्टेब्लिशिंग द क्वालिटी पॉलिसी। अब इस टोटल सिस्टम के लिए, पॉलिसी के लिए हमने मार्क्स दिए हुए हैं 5 और टाइम लगाया हमने 10 मिनट। तो इस 10 मिनट के भीतर 5 मार्क के लिए आप ये A to D जो भी आपने देखना है इसको आप देख जाइए कि इसके भीतर ये चीज़ें आपको मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। कम्युनिकेटिंग क्वालिटी पॉलिसी A to C, इसको भी आप ध्यान रखिए। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन रोल्स 5.3,
इसमें आपने टोटल मार्क दिए 5 और टोटल टाइम दिया है, ये भी 5 मिनट्स का है। सो इस तरह से यदि आप देखिएगा तो 25 और 20 45 और 10 55 और 5 60 मिनट का ये हो गया, और ये 50 मार्क का हो गया। तो आपको व्हाट, हाउ, वेयर, दीज आर मेंशन्ड, मेंटेन्ड, परफॉर्म्ड एंड रिकॉर्डेड, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है इसी हिसाब से। यदि आप इस तरह से अपना प्रिपेयर्ड होकर जाइएगा और अपने टाइम शेड्यूल को मेंटेन कीजिएगा तो आप एक अच्छा ऑडिट कर सकते हैं और एक अच्छा ऑडिटर बन सकते हैं। आपके ऑडिट के रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। लेकिन यदि आपने इसमें भी टाइम डिले कर दिया, एक ही क्लॉज के ऊपर 5.1 के ऊपर आपने ये जो है इसमें एक में ही आपने बजाय 25 मिनट के आपने इसी में आधा घंटा लगा दिया, तो बाकी चीज़ें आप नहीं देख पाएंगे। तो फिर ये उस पर्टिकुलर लीडरशिप के जो क्लॉज है उसके साथ अन्याय होगा, क्योंकि आपने उसको ठीक से नहीं देखा। तो उसको अच्छी तरह से देखने के लिए आपको मार्क अलॉट करने पड़ेंगे डिपेंडिंग अपॉन द उसकी प्रायोरिटी क्या है। और दूसरा ये कि उसके हिसाब से टाइम भी आपको अलॉट करना पड़ेगा कि आपको उतने ही टाइम के भीतर ये सारी चीज़ें देख लेनी है। तो आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि यदि आप ऐसा करते हैं और आप प्रैक्टिस में लाते हैं तो आप बहुत अच्छा ऑडिट कर सकते हैं। तो एक अच्छे ऑडिटर की अच्छी क्वालिटी है कि वो जहाँ भी जाए अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड होके जाए। अनप्रिपेयर्ड होके जाओगे आप तो कुछ नहीं कर पाओगे। आप आधे घंटे के टाइम में भी आप 1 या 2 चीज़ें देख पाओगे, 1 घंटा भी आपके लिए कम रहेगा और इफेक्टिवनेस नहीं रहेगा। इसीलिए आप अपनी तैयारी करके जाइए ऑडिट से पहले। फैक्ट फाइंडर, एक अच्छे ऑडिटर का फैक्ट फाइंडर होना बहुत जरूरी है। जो भी आप डिसीजन लेते हैं ऑब्जर्वेशन में या फिर जब आप रिपोर्ट लिखते हैं तो एनसी में मेजर है, माइनर है, उसमें आपने एक फैक्ट देखना है। मतलब आपको एविडेंस बेस्ड फैक्ट देखना है। जैसे हमने यहाँ लिखा है, अ गुड ऑडिटर नेवर बिलीव्स ऑन ओपिनियन बट ऑन द फैक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी के ओपिनियन पे नहीं जाना है। मान लिया फॉर एग्जाम्पल क्या है, जैसे आप गए क्वालिटी डिपार्टमेंट में गए, वहाँ आपने पूछा भाई किस तरह का क्या रिजेक्शन लेवल चल रहा है आपका, तो कोई जवाब देता है आपको, साहब रिजेक्शन हैज़ रिड्यूस फ्रॉम प्रीवियस ईयर, पिछले साल से तो रिजेक्शन सर काफ़ी कम हो गया। इसी तरह से यदि आप ब्रेकडाउन के किसी एचओडी से मिलते हैं तो वो आपको बताता है कि प्लांट का ब्रेकडाउन जो है पहले से थोड़ा बढ़ गया है, ये पिछले मंथ कुछ कम था, इस मंथ थोड़ा बढ़ गया है। और यदि आप प्रोडक्शन वाले पास जाते हैं, वो कहता है कि प्लांट का प्रोडक्शन इज इम्प्रूविंग मंथ टू मंथ, कि भाई हमारा प्लांट का प्रोडक्शन जो है हर महीने पहले से बेहतर ही होता जा रहा है। तो ये सारे जो है ना, ये ओपिनियन बेस्ड स्टेटमेंट्स हैं, इनको आपको बिलीव नहीं करने का है। यदि आप एक अच्छे ऑडिटर हैं तो आप इनके फैक्ट्स पे जाइए, आप इनके एविडेंस पे जाइए। कैसे जाइएगा? ऑडिटर मस्ट वेरीफाई above statement by analyzing percentage rejection from quality records, maintenance breakdown records in terms of hours, and production output record in terms of tonnage respectively। ये तीनों का ही मैंने एक एग्जांपल दिया है कि यदि आपने फैक्ट्स देखना है, फिगर देखना है कि हाँ ओपिनियन पे नहीं जाना है, तो आप फिर क्वालिटी डिपार्टमेंट का कहिए भाई आप रिजेक्शन डाटा लाओ और डाटा आप एनालाइज कीजिए कि हाँ भाई पहले कितना था, इस पीरियड में कितना रहा रिजेक्शन, अब कितना हुआ, पहले 5% था अब 2% हो गया, अब कितना आ गया, तो जी 1.5% आ गया। सो ये आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस देखना बहुत ज़रूरी है। आप ओपिनियन पे नहीं जाएंगे कि साहब रिजेक्शन तो पहले से बहुत कम हो गया या ज़्यादा हो गया। आप देखिए कि वाकई में जो डाटा बता रहे हैं फैक्ट्री के, वो रिजेक्शन बता रहे हैं कि नहीं, कि जो ये बता रहे हैं उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चाहे अब उसको आपको रिकॉर्ड में देखना पड़े या लोगों से पूछ के देखना पड़े, रिकॉर्ड भी देखिए। हर चीज़ का रिकॉर्ड देखना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे रिकॉर्ड की रिक्वायरमेंट है वहाँ आप देखिए। इसी तरह से ब्रेक डाउन का ले लिए, मेंटेनेंस ब्रेक डाउन रिकॉर्ड्स इन टर्म्स ऑफ आवर्स। मेंटेनेंस का रिकॉर्ड में कहीं है, ब्रेक डाउन का रिकॉर्ड देखिए। अब देखिए कि उसमें घंटों वाइज क्या क्या ब्रेक डाउन हुए हैं और प्रीवियस मंथ में क्या था और इस महीने क्या हुआ है। इससे आप कंपेयर कीजिए आवर्स के टर्म्स में, न कि ओपिनियन के टर्म्स। इसी तरह प्रोडक्शन का आउटपुट जो कह रहा है, ऑडिट ही कह रहा है कि हर महीने हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है। भैया दिखाओ कहाँ है, फिगर तो दिखाओ कि पिछले महीने 900 टन प्रोडक्शन हुआ था, इस महीने 1000 टन हुआ है। तो आप देखिए, फिर उसमें यदि आपको कहीं कुछ गड़बड़ नजर आता है तो उसको पॉइंट आउट कीजिए, लेकिन आप उसको वेरीफाई जरूर कीजिए, किसी के कहने पे मत आ जाइए। सो ए गुड ऑडिटर मस्ट लुक फॉर एविडेंस बेस्ड क्वांटिटेटिव डाटा रादर देन क्वालिटेटिव।
कि एक ऑडिटर, अच्छे ऑडिटर को क्या होना चाहिए, एविडेंस बेस्ड, जो आपको फैक्ट दिख रहा है, पेपर्स में दिख रहा है, वो सब देखिए, रिकॉर्ड में दिख रहा है, उसको देख के तब आप अपना बताइए, न कि आप क्वालिटेटिव स्टेटमेंट पे जाइएगा। ठीक है, तो ये जरूरी है। एंड शुड ऑल्सो क्रॉस वेरीफाई जी। हाँ, एक ये बहुत अच्छी क्वालिटी होगी एक ऑडिटर के तौर पे, कि जो भी आजकल सिस्टम बेस्ड ऑडिट होता है, तो मान लीजिए आपने क्वालिटी का रिकॉर्ड देखा, उन्होंने दिखा दिया कि रिड्यूस हो रहा है, तो रिड्यूस हो रहा है, तो इसका कहाँ कहाँ इफेक्ट होना चाहिए, विल लीड टू इम्प्रूव क्वालिटी प्रोडक्शन। फिर आप देखिएगा कि पहले जहाँ 100, मान लीजिए 1000 पीस बनाया उन्होंने, 1000 में 900 पीस पहले रिजेक्ट होते थे, अब 900 पीस ना रिजेक्ट होके 1000 में से सॉरी 1000 पीस में से 900 पीस एक्सेप्ट होते थे और 100 पीस रिजेक्ट होते थे। तो क्या पहले से इम्प्रूव कर गया है? अब क्या 950 आ गया या 975 आ गया है? तो उसको आप हमेशा कोरिलेट कीजिए एक दूसरे से, तो क्वालिटी के डाटा से आप रिलेट कीजिए। इसी तरह से यदि आप उसको देखिए कि इसकी वजह से आपका कस्टमर कंप्लेन तो रिड्यूस तो नहीं हुई है, यदि आपका रिजेक्शन रिड्यूस हुआ है, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, तो इससे आपका इफेक्ट उसका कस्टमर कंप्लेन पे भी पड़ेगा। कस्टमर कंप्लेन आपकी कम होनी चाहिए, तो इसको आप क्रॉस वेरीफाई कीजिए कस्टमर कंप्लेन से भी कि कस्टमर कंप्लेन कम हुई कि नहीं हुई है। इस तरह से रिजेक्शन के डाटा को आप क्वालिटी के डाटा से, क्वालिटी के प्रोडक्शन के डाटा से और कस्टमर कंप्लेन से आप कोरिलेट कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं कि जो आपको बताया जा रहा है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, लास्ट पॉइंट है इम्पार्शियल एंड ऑनेस्ट। एक अच्छे ऑडिटर का इम्पार्शियल होना मतलब किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करनी है। A good auditor must be impartial and honest during auditing and reporting of the audit findings. एक अच्छे ऑडिटर का इम्पार्शियल होना, आप किसी के साथ भेदभाव मत कीजिए और ऑनेस्ट रहिए अपनी रिपोर्टिंग में। जब भी आप ऑडिट की रिपोर्टिंग करते हैं तो किसी का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए आपके ऊपर। जो भी आपके रेलेवेंस, कंप्लायंस टू द रेलेवेंट ISO स्टैंडर्ड, ये आप देखिए। द आउटकम ऑफ एनी ऑडिट इज क्या होता है कि जो भी रेलेवेंट स्टैंडर्ड है उसके साथ आपका मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कंप्लायंस है कि नहीं है, और इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड फॉर द बेटरमेंट परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो एक बेसिकली ऑडिट का जो आउटकम होता है वो ये होता है। तो इसको देखने के लिए देयरफॉर ऑडिटर मस्ट पॉइंट आउट एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑनेस्टली एंड इम्पार्शियल। इसीलिए आपको ईमानदारी से उन चीज़ों को पॉइंट आउट करना है। यदि आपने किसी के फेवर में आगे, किसी के इन्फ्लुएंस में आके आप ये करते हैं, he should not get influenced by any external or internal resources, otherwise the purpose of audit is lost। यदि आप किसी के प्रभाव में आके, जहाँ पे 4 NC निकलती है वहाँ पे आप 3 दे देते हैं, जहाँ पे 2 ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए वहाँ पे 1 कर देते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप अपना नुकसान करते ही हैं, आप अपनी इंटीग्रिटी का नुकसान करते हैं, और उसके अलावा आप एक ईमानदार और इम्पार्शियल ऑडिटर होने का आपके ऊपर लग सकता है कि भाई ये ऑडिटर तो फेवर करता है। ये दोनों के केस में हो सकता है। देखिए, इंटरनल और एक्सटर्नल, जब आप डिपार्टमेंटल ऑडिट भी करते हैं तो कई बार यारी दोस्ती में लोग एक दूसरे को अवॉइड कर जाते हैं, भाई इसको छोड़ दे, ये रहने दे, लेकिन ऐसे आपको करना नहीं है। क्योंकि यदि आप वो नहीं करोगे तो वो कमी उसकी दूर नहीं होगी और वो कंटिन्यू करेगी, और इससे ओवरऑल फिर क्या फ़ायदा होगा। मान लीजिए आप रिजेक्शन के डाटा को अब छुपाते हैं, नहीं कम करते हैं, तो रिजेक्शन के डाटा बढ़ेंगे, कस्टमर कंप्लेंट बढ़ेगी, क्वालिटी लेवल आपका रिड्यूस होगा, तो इस सबसे आपका भी और कंपनी का भी नुकसान होगा। इसीलिए किसी के इन्फ्लुएंस में आके आपको ऑडिट की रिपोर्टिंग नहीं करनी है। यू शुड बी इम्पार्शियल एंड ऑनेस्ट। इंटरेस्टेड पर्सन कैन ज्वाइन इंटरनल ऑडिटर ट्रेनिंग प्रोग्राम। हाँ, ये सारा रहा आपका हाउ टू बिकम अ गुड ऑडिटर। और एक अच्छे ऑडिटर के लिए एक अच्छी क्वालिटी का होना तथा क्वालिटी ऑडिट कैसे करें, ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस प्रोग्राम में बताई। अब मैं आपको बताऊं कि ये तो मैंने अपनी तरफ से जो मेरा अपना एक एक्सपीरियंस था उससे आपको मैंने शेयर किया है। लेकिन यदि आपने एक अच्छा ऑडिटर बनना है तो इसके लिए 2 या 3 दिन का इंटरनल ऑडिटर का प्रोग्राम होता है। ज़्यादातर सारी सर्टिफिकेशन बॉडीज़ ये प्रोग्राम कंडक्ट करती हैं, कुछ 2 दिन का करती हैं, कुछ 3 दिन का करती हैं।
और यदि आपने लीड ऑडिटर बनना हो तो इसके लिए 5 दिन का प्रोग्राम होता है और ये भी सारी सर्टिफिकेशन बॉडीज कंडक्ट करती हैं। तो यदि आपको इस लाइन को अडेप्ट करना है, सिस्टम में जाना है, तो आप इन प्रोग्राम को जरूर कीजिए, क्योंकि उसमें बेसिक चीज़ें सारी लिखी हुई मिलेंगी और कैसे ऑडिट करना, सारे टेक्निक्स बताई जाएंगी। ये तो मैंने एक पर्सनल लेवल पे आपको सारी चीज़ें बताई हैं कि यदि आपने ऑडिट करना है तो आप अपनी तरफ से क्या तैयारी कीजिए और तब जाके आप ऑडिट कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस अनुभव को और सुझाव को आप लोग लाइक करेंगे, पसंद करेंगे, और यदि लाइक करते हैं तो मेरे चैनल पे जाके उसको लाइक कीजिए, अपने कमेंट दीजिए और शेयर कीजिए इसको अपने दोस्तों के साथ। और यदि आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। तो अब आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं ये प्रोग्राम यहीं समाप्त करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।